Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दैया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दैया को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि टॉपिक जो है इसमें हम कुछ टर्म्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इकार्ड, इकोटाइप, इकोक्लाइन, इको स्पीसीज एंड सीनो स्पीसीज। अगर आपको लगता है कि इस पे जो ये टर्म्स हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद नहीं होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये इसमें जो मैं आपको समझाऊंगा बड़े ही ईजी वे में समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको कभी भी जो है इसके लिए रट्टे मारने की या क्रेमिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये आज ही आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा कि इकार्ड क्या होता है, इकोटाइप क्या होता है, इकोक्लाइन क्या होता है। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए मेरे साथ में। अब देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं कि एक जो कि हम लेवल देखते हैं इकोलॉजी के अंदर, आपको भी पता होगा, जैसे एक सेल होती है, सेल से क्या होता है, टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, एंड ऑर्गेनिज्म जो होता है फाइनली क्या बनाता है, पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर एक जैसे ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरीके से स्पीसीज भी एक टर्म है, जिसमें भी क्या होता है, स्पीसीज भी क्या होता है, जिसे हम जाति कहते हैं। तो जो जाति है वो एक जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक जैसे जीवों का एक समूह होता है, जिनमें आपस में क्या कर सकते हैं, जो जीन्स हैं उनका एक्सचेंज कर सकते हैं, मीनिंग उनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है, राइट। तो ये स्पीसीज होती है। ये स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स का समूह होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं और जीन्स का एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में जीन का एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट स्पीसीज के कंसिडर किए जाते हैं, राइट। तो हमें जो ये टर्म्स हैं समझने के लिए करना क्या है, हमें दो बातें जो है दिमाग में रखनी है, राइट। एक बात तो आपको दिमाग में ये रखनी होगी कि जो स्पीसीज है, हमें एक ही स्पीसीज के अंदर रहना है, हमें इस स्पीसीज से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये एक स्पीसीज के वेरिएंट है, राइट। एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग वेरिएंट क्रिएट हो जाते हैं, उन्हीं के ये टर्म्स हैं। तो हमें जो माइंड के अंदर रखना है वो ये रखना है कि हमें स्पीसीज से बाहर नहीं जाना है, एक स्पीसीज में रहना है। अगर आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आपको ये याद रखना है कि हमें इन टर्म्स को समझते समय एक स्पीसीज के अंदर ही रहना है। एंड सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि ये जो टर्म्स निकल कर आई है, ये जो वेरिएंट्स स्पीसीज के क्रिएट होते हैं वो क्रिएट होते हैं इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है, जिसके पीछे नेचुरल सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। तो एक पॉइंट तो ये रखना है कि आपको स्पीसीज के अंदर ही रहना है, और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको यहाँ पर कि ये जो बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं, एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट और ये फीचर्स या ये कह सकते हैं कि स्पीसीज के वेरिएंट हैं वो निकल कर किस वजह से आए, एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक स्पीसीज के अंदर ही रहना है और दूसरा एनवायरनमेंट के फैक्टर को ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम, ठीक है। अब जो है सबसे पहले इकार्ड टर्म जो है वो देखते हैं। इकार्ड जो है इसे इकोफीन भी कहा जाता है, ई फेरमोन भी कहा जाता है, हैबिटाट फॉर्म भी कहा जाता है, राइट। अब देखते हैं कि इकार्ड है क्या। इकार्ड जो है उसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि एक स्पीसीज है, स्पीसीज के अंदर ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यूफोर्बिया हीटा का, ठीक है, काफी फेमस एग्जाम्पल है, जिसके अंदर इकार्ड का जो है वेरिएंट, इकार्ड का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये तो यूफोर्बिया हीटा जो है, यहां पर ये क्या है, जीनस है, और ये क्या है, स्पीसीज है। तो एक ही स्पीसीज अलग अलग हैबिटाट में, जैसे कि ये ग्रासलैंड है और ये फुटपाथ है, तो हैबिटाट अलग हो गए। तो एक ही स्पीसीज जब अलग अलग हैबिटाट में उपस्थित होती है, ठीक है, एक ही स्पीसीज जब अलग अलग हैबिटाट में प्रेजेंट होगी तो उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और इनको कौन इंड्यूस करता है, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो
एक ही स्पीसीज जब अलग अलग हैबिटाट में होगी तो उसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ही हैं, ठीक है, अलग अलग हैबिटाट में होने की वजह से अगर स्पीसीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट ही क्रिएट हुआ है तो उसे कहा जाता है इकार्ड। ठीक है, तो किस तरीके से याद रखना है कि एक ही स्पीसीज के मेंबर जब अलग अलग हैबिटाट में उपस्थित हैं तो एनवायरनमेंट के प्रभाव में उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आ जाते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इकार्ड। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज हैं इसके जो दो अलग अलग वेरिएंट हैं जो ग्रासलैंड में और फुटपाथ में, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, इकार्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो है ग्रासलैंड में उपस्थित है वो कैसा है, प्रोस्टेट एंड ब्रांच्ड है। प्रोस्टेट का मतलब होता है सतह से चिपक कर वृद्धि करने वाला, ब्रांच्ड तो शाखित हो ही गया। तो ये जो हिरटा की स्पीसीज होगी वो कैसी होगी, सतह से चिपक कर होगी और बहुत ज्यादा शाखित होगी। और फुटपाथ पे जो होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉल लीव्स होगी। इरेक्ट का मतलब हो गया कि सीधी खड़ी होगी और छोटी छोटी पत्तियां वाली होगी। तो साफ नजर आ रहा है ग्रासलैंड में जो होगा वो सतह से चिपक कर वृद्धि करता है और फुटपाथ पे होगा वो सीधी वृद्धि करता है। तो एक ही स्पीसीज के अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आपस में क्या है, एक दूसरे के इकार्ड है। ठीक है, और ये किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, यहां पर मॉर्फोलॉजिकल। इसीलिए हमने लिखा कि जो इकार्ड होता है उसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये भी यहां भी लिख सकते हैं कि सोमेटिक है, क्योंकि इकार्ड के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सोमेटिक होते हैं, जेनेटिक नहीं होते। तो मॉर्फोलॉजिकल है और सिर्फ कैसे होंगे, सोमेटिक चेंजेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इंटरफर्टाइल है। इसमें आपको वैसे भी कोई डाउट रखने, कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं कि इकार्ड और इकोटाइप दोनों ही क्या होते हैं, इंटरफर्टाइल होते हैं। मीनिंग ये है कि ग्रासलैंड और ये दोनों में मिलने वाली वेजिटेशन आपस में क्या कर सकती है, इसमें आपको ब्रीडिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपस में दोनों में आपको जो इनका जो प्रोजेनी होगा वो वाइबल होगा, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है कि ये इंटरब्रीडिंग होती है। तो आपको याद क्या रखना है कि मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट है, मतलब इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सोमेटिक होते हैं एंड इंटरफर्टाइल है। ठीक है, अब रिवर्सिबल है, यहाँ इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि अगर ग्रासलैंड वाला जो ये जो वेरिएंट है इसे आप ले जाकर अगर फुटपाथ पे लगाओगे तो ये इसी तरीके से डेवलप हो जाएगा, और अगर आप फुटपाथ वाले को आप ग्रासलैंड में जाके लगाते हो तो वो इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। मतलब इसके आने वाली जो प्रोजेनी होगी वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। मीनिंग ये है कि इसमें जो हैबिटाट की वजह से इस स्पीसीज के अंदर, हिरटा की स्पीसीज के अंदर हैबिटाट की वजह से जो चेंजेज आए मॉर्फोलॉजिकल, वो कैसे हैं, अगर आप उससे फिर से उसे नेचुरल हैबिटाट में ले जाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर वो चेंजेस जो होते हैं गायब हो जाएंगे और जो नेचुरल फॉर्म में होने चाहिए वो वापस के वापस जो रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसे है, रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल होने की वजह भी यही है क्योंकि ये सोमेटिक चेंजेस है, अगर ये जेनेटिक होते तो रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि इकार्ड जो होता है वो एक स्पीसीज के मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग हैबिटाट में उपस्थित होने की वजह से उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो सोमेटिक होते हैं, इस वजह से ये रिवर्सिबल होते हैं। साथ ही साथ जो इकार्ड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरफर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट रखना है और इस तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ में जो है इसे समझ सकते हो। तो ये क्या, आप जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें स्पीसीज के अंदर ही रहना है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि स्पीसीज ही के अंदर ही हम रहे, बट उसके क्या थे, मेंबर्स जो थे अलग अलग हैबिटाट में थे। अलग अलग हैबिटाट में होने की वजह से क्या हुआ, एनवायरनमेंट के प्रभाव में उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आए, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज ही आए। इस वजह से क्या हुआ, वो दिखने में एक दूसरे से अलग हुए, बट उनमें फिर भी क्या है जो है वो इंटरफर्टाइल है और इनमें जो चेंजेज हैं वो रिवर्सिबल है। ठीक है, ये इकार्ड होता है। अब हम देखेंगे इकोटाइप। इकोटाइप क्या है, जस्ट इसका उसमें क्या आपको मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल चेंजेस दोनों देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं इकोटाइप। इकार्ड की तरह ही इकोटाइप भी क्या है, एक स्पीसीज का वेरिएंट है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ही स्पीसीज है, उसके जो मेंबर हैं वो अलग अलग हैबिटाट पे हैं, राइट। अब जो हैबिटाट अलग होने की वजह से जो मेंबर्स हैं उनमें एनवायरनमेंट के प्रभाव में, एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल
इकार्ड में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बट इकोटाइप में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल दोनों तरह के चेंजेस होते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से एक स्पीसीज के मेंबर्स हैं जो अलग अलग हैबिटेट में हैं, और अगर उनमें एनवायरनमेंट के प्रभाव की वजह से अगर मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल दोनों तरह के चेंजेस आते हैं, दोनों तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, मेंबर इकोटाइप। राइट, इजी है। तो ये जो इकोटाइप है वो एक्चुअली क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है। ठीक है, अपने आप में इकोटाइप क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है। तो जेनेटिक वजह से क्या, मॉर्फोलॉजिकल तब अपने आप ही हो जाएंगे। तो यहां पर जेनेटिक वेरिएशन है ये। ठीक है, इकोटाइप, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक वेरिएशन दोनों देखने को मिलेंगे यहां पर, और जेनेटिक होने की वजह से ही ये चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल हैं। अगर इन मेंबर के हैबिटेट में आप इंटरचेंज करते हो तो अब उनके कैरेक्टर्स में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि इकार्ड में होता है। इकार्ड को आप हैबिटेट चेंज करने पर फिर से उसमें कैरेक्टर जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, बट इकोटाइप में नहीं होता। तो इकोटाइप जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशन है, इरिवर्सिबल है और इंटरफर्टाइल है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि इकार्ड और इकोटाइप दोनों ही क्या है, इंटरफर्टाइल हैं। इसी वजह से इनको स्पीसीज के अंदर ही रखा जाता है। अगर ये इंटरफर्टाइल नहीं होते तो इन्हें अलग स्पीसीज में रखना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये इंटरफर्टाइल है। तो इकार्ड और इकोटाइप इजी है। आपने देखा कि इकार्ड जो होता है उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो रिवर्सिबल होते हैं, वहीं इकोटाइप जो होता है उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो यही था इकार्ड और इकोटाइप। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें इजी हो जाएगा समझना कि यूफॉर्बिया थीमिफोलिया एग्जांपल है। इसमें देखिए इसके दो वेरिएंट है, एक तो रेड और ग्रीन। ठीक है, ये जो रेड वाला वेरिएंट होता है वो ग्रो करता है कैल्शियम रिच सॉइल में। ठीक है, मतलब ऐसी मिट्टी में ग्रो करेगा जहां पर कैल्शियम ज्यादा है, बट वहीं ग्रीन वाला जो है वो नॉर्मल सॉइल में ग्रो करता है। ठीक है, तो ये दिखने में कैसा है, रेड और ये ग्रीन है। तो इसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंज तो देखने को मिल ही रहे हैं, बट ये वजह किस वजह से है, जेनेटिक वजह से। क्योंकि इसमें जो रेड वाला है उसके अंदर जो आपको डोमिनेंट जीन देखने को मिलेगा जो कि होमोजाइगस कंडीशन में, और ग्रीन वाले में रिसेसिव जीन मिलेगा जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है। तो ये वजह जो है वो है जेनेटिक। ठीक है, तो इन दोनों में आपने देखा वेरिएंट में जेनेटिक वेरिएशन है, इसमें डोमिनेंट जीन है और इसमें रिसेसिव है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वेरिएंट हुए आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, ये इकोटाइप। ठीक है, तो इकोटाइप जो होता है वो जेनेटिकली वेरिएंट होता है, जेनेटिकली जो उसमें डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, इकोटाइप जो होता है मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट होता है और रिवर्सिबल होता है, वहीं इकोटाइप जो होता है वो जेनेटिक वेरिएंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। बाकी दोनों इनफर्टाइल तो है ही। ठीक है, मतलब दोनों ही इंटरफर्टाइल तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से इजी वे में आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें और ज्यादा क्लैरिटी लेके आते हैं हम कॉन्सेप्ट के अंदर कि जीनोटिपिकली डिस्टिंक्ट है ये इकोटाइप। हाँ है, आपने देखा कि जेनेटिक वेरिएंट है तो जीनोटिपिकली ये डिस्टिंक्ट होंगे। इरिवर्सिबल है, यहां भी हमने बात की इरिवर्सिबल है। अकर इन डिस्टिंक्ट हैबिटेट, वो तो है, इकार्ड भी अलग हैबिटेट में होता है और इकोटाइप भी जो होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट में होते हैं। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो डिफरेंसेज आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। मतलब इनमें प्लांट्स में ऐसे कोई चेंजेस हुए जिन्हें ही नेचर ने, अलग हैबिटेट होने की वजह से वहां पर नेचर ने उन्हें ही सपोर्ट किया जो कि वहां सर्वाइव कर सकते हैं। तो इकोटाइप डेवलप होने के पीछे मेन जो फैक्टर है वो एनवायरनमेंट है, और उसमें भी कौन सा है, नेचुरल सिलेक्शन जो है फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको दिमाग में रखनी है। अब जो है वो है कि इकोटाइप बनते किस वजह से है, मतलब ये जेनेटिक वेरिएंट बने हैं, बट जेनेटिक वेरिएंट भी आपने देखा कि जीन्स में चेंजेस आएंगे। वो जीन्स में चेंजेस किसकी वजह से आएंगे, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, जैसे कि म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इकोटाइप डेवलप हो सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है, मतलब वहाँ पर डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ब्रीडिंग होगी जिसकी वजह से इकोटाइप डेवलप हो सकता है। एंड क्रोमोजोमल चेंजेस, क्रोमोजोमल चेंज का मतलब क्या होता है, क्रोमोजोमल चेंजेस जो है वो स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं और नंबर में भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर का जैसे कि आपको पता ही है, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्रोमोजोम के जैसे क्या चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस में आप देखिए क्रोमोजोमल चेंजेस में क्या हो सकता है, जैसे कि ट्रांसलोकेशन हो सकता है, जीन जो होते हैं उनका ट्रांसलोकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है,
ठीक है। साथ ही साथ डिलीशन है, एडिशन है, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और नंबर में देखा जाए तो इसमें पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। तो ये चेंजेस होने की वजह से इकोटाइप डेवलप हो सकते हैं। तो इकोटाइप डेवलप होने के पीछे जो प्रोसेस है वो क्या क्या हो सकती है, म्यूटेशन हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है एंड क्रोमोजोमल चेंजेस हो सकता है। ये समझने के बाद में अब हम समझेंगे कि इकोटाइप जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के इकोटाइप्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के प्रभाव में डेवलप होते हैं, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में डेवलप होते हैं। तो वो हम देखेंगे। इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ इकोटाइप। टाइप्स ऑफ इकोटाइप जो हैं वो डेवलप होते हैं वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से। तो ये तो बताया मैंने, इकार्ड और इकोटाइप जो होते हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर इकोटाइप के टाइप्स हैं कि भाई, और वो टाइप भी किस बेसिस पे कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग हो सकती है उसकी वजह से। जैसे कि देखिए आप यहाँ कि सबसे पहले जैसे कि एक्चुअली क्या है, टाइप्स इजी हैं, आपको जो इनके नेम है उसके अकॉर्डिंग ही समझ में आ जाता है ज़्यादातर कि भाई क्या है। बस एग्जाम्पल्स का है कि एग्जाम्पल अगर एग्जाम में लिखने होते हैं तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। बट सबसे पहले देखिए क्लाइमेटिक इकोटाइप। क्लाइमेटिक का मतलब है कि यहाँ आपको क्लाइमेट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, विंड है, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो क्लाइमेट तो आपको पता ही होगा क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट का मतलब होता है कि किसी जगह पर लंबे टाइम तक वेदर कैसा है, ठीक है। मतलब एक बहुत लंबे टाइम तक, मतलब अप्रोक्स 30-35 ईयर्स तक ये देखा जाता है। तो इतने वर्ष जो लंबे टाइम तक है उसका ऑन एवरेज वहाँ का वेदर कैसा रहा है उसे क्लाइमेट कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर राजस्थान है, तो राजस्थान में हम देखते हैं कि लंबे टाइम तक, वैसे हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, बारिश हो जाती है और सर्दी भी हो जाती है, बट वो एक क्लाइमेट कैसा है, ड्राई क्लाइमेट होता है, सेमी एरिड क्लाइमेट है, तो हम देखेंगे कि हमें सब ट्रॉपिकल के अंदर रखा जाता है। तो एक क्लाइमेट जो है वो कैसा होगा कि एक लंबे टाइम का बताता है। जैसे राजस्थान के लिए हम क्या मानते हैं कि इसे सब ट्रॉपिकल में रखा जाता है। सब ट्रॉपिकल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि राजस्थान में 9 महीने तो आप देखते हैं कि गर्मी जैसी रहती है और 3 महीने जो होता है सर्दी रहती है। तो थोड़ा विंटर थोड़े टाइम के लिए रहती है, इस वजह से इस राजस्थान को क्या रखा जाता है, सब ट्रॉपिकल में। तो जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, किसी जगह का लंबे टाइम का जो वेदर है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से अगर इकोटाइप डेवलप हो रहा है तो उसे क्लाइमेटिक इकोटाइप कहा जाता है। इसका एग्जांपल है लियोनटोडोन ऑटमनेलिस, ठीक है। ये एग्जांपल आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एडेफिक फैक्टर। एडेफिक जो होता है इसे मृदीय फैक्टर बोलते हैं, जैसे मृदा होती है ना मिट्टी वाला, तो सॉइल फैक्टर की वजह से अगर इकोटाइप जो है सॉइल फैक्टर की वजह से डेवलप हो रहा है तो उसे एडेफिक इकोटाइप कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सॉइल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, देखिए आप, सॉइल मॉइस्चर हो सकती है, न्यूट्रिएंट हो सकता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट की अमाउंट कैसी है उसके अकॉर्डिंग जो इकोटाइप डेवलप हो सकता है, एंड पीएच के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सॉइल जो है एसिडिक है, बेसिक है, कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग इकोटाइप डेवलप होता है, तो उसे इकोटाइप एडेफिक इकोटाइप कहा जाता है। इसका एग्जांपल जैसे कि अभी हमने इकोटाइप में डेवलप डिस्कस किया ही था, यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया जो है, इसमें क्या है, जैसे कि 2 टाइप के इकोटाइप हैं, इसी एक ही स्पीसीज के 2 तरह के इकोटाइप है, रेड एंड ग्रीन। और रेड वाला जैसे कि मैंने आपको बताया था हाई कैल्शियम में ग्रो करता है, और एक जो ग्रीन वाला है वो नॉर्मल सॉइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इकोटाइप है वो किसके, ये इकोटाइप किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि सॉइल के अंदर हाई कैल्शियम है तो रेड डेवलप हो रहा है, अगर नॉर्मल सॉइल है तो ग्रीन डेवलप हो रहा है। तो अगर सॉइल की वजह से इकोटाइप डेवलप होता है तो उसे एडेफिक इकोटाइप कहा जाता है। अगर ये दोनों ही फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक भी और एडेफिक भी है, तो उसे दोनों के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे सैनक्रस सिलिएरिस है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूडनल, ठीक है, इकोटाइप। इसका मीनिंग आपको पता होगा, लैटिट्यूड का क्या मीनिंग होता है, इसे समझने के लिए देखिए आप, जैसे कि आप हमारी जो है कर्क रेखा है जिसे हम कैंसर लाइन बोलते हैं, उससे आप देखिए इंडिया के मिड से निकलती है। इससे अब जब हम ऊपर की ओर आएंगे तो गुजरात के बाद में राजस्थान के बाद पंजाब के बाद में हम जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं। तो जिस तरीके से हम क्या जा रहे हैं, ऊपर की ओर तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लैंड के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो बढ़ रहा है कि गुजरात से आप राजस्थान से पंजाब से जम्मू कश्मीर गए, तो ये जो चेंजेज आ रहे हैं वो किस में चेंजेज आ रहे हैं, लैटिट्यूड के अंदर। तो ये जो चेंजेज आए वो लैटिट्यूड के अंदर चेंजेज आए। वहीं अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हिमालय, जैसे कि आप हाइट गेन करते हो, ठीक है, हाइट गेन करते हो उसे कहा जाता है अल्टीट्यूडनल। जैसे कि आप
हिमालय पर हो, हिमालय के फुट पे थे आप, सबसे पहले नीचे हो, फिर जैसे जैसे हिमालय पर आप जाते हो तो क्या चाहते हो, आप उसकी चोटी तक पहुंच जाते हो, पीक तक, ठीक है। तो वो जो ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय की जो ऊंचाई बढ़ रही है, आप जैसे ऊपर जा रहे हो हिमालय पर, तो वो होता है अल्टीट्यूडनल, ठीक है। तो एक तो हमने देखा था कि हम जब कर्क रेखा से हम जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं तो वो तो लैटिट्यूडनल चेंजेज हैं, और वहीं जब हम हिमालय पर चढ़ रहे हैं, हिमालय की ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो वो अल्टीट्यूडनल चेंजेज हैं। तो इस तरह के चेंजेस की वजह से अगर इकोटाइप डेवलप होता है तो उससे कहा जाता है लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूडनल इकोटाइप, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका पाइनस, राइट। इसके बाद में है हमारे पास में फिजियोलॉजिकल इकोटाइप। इसमें क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल जो चेंजेज हैं उसकी वजह से इकोटाइप डेवलप होगा। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि फोटो पीरियड में चेंज हो सकता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में चेंजेस हो सकता है, न्यूट्रिएंट अपटेक के अंदर चेंजेस हो सकता है। अगर इनकी वजह से अगर इकोटाइप डेवलप होता है तो उसे फिजियोलॉजिकल इकोटाइप कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि बोटेलोना कर्टी पेंडुला, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए आप शॉर्ट फोटो पीरियड एंड लॉन्ग फोटो पीरियड की वजह से अलग अलग वेरिएंट क्रिएट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे इकोटाइप के वेरिएंट, ठीक है, जिन्हें हम जनरली जो है इनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं क्या होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इनके सिग्निफिकेंस क्या है इकोटाइप के। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस भी आप इजीली जो है आइडिया लगा सकते हो कि इकोटाइप के क्या सिग्निफिकेंस होंगे। जैसे कि हमने देखा था कि इकोटाइप जो होते हैं वो डिफरेंट हैबिटेट में एक ही स्पीसीज के वेरिएंट हैं जो कि एनवायरनमेंट की वजह से डेवलप हो जाते हैं, और इकोटाइप जो होते हैं जेनेटिक वेरिएंट होते हैं। तो आपने देखा कि एक ही स्पीसीज को अलग अलग हैबिटेट में रहने के लायक बनाते हैं इकोटाइप, है ना, क्योंकि जेनेटिक वेरिएंट बन गए तो वो अलग अलग हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है प्लांट, ठीक है, कोई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है और अगर उसका इकोटाइप है तो आप देखेंगे कि उससे आप डिफरेंट जगह पे भी ग्रो करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि कोई ऐसे मसाले हैं या मसाले जैसे कि मसाले होते हैं जैसे कि हम केरल में देखते हैं, अगर वो इस तरह के वेरिएंट हैं जिन्हें केरला में भी लगाया जा सकता है और उनका एक ऐसा इकोटाइप डेवलप होता है जो कि यूरोप के अंदर भी लगाया जा सकता है, अमेरिका में भी लगाया जा सकता है, और लगाए जाते हैं, ऐसी बात भी लगाए नहीं जाते। तो वो अगर डेवलप हो रहे हैं तो वो अपने आप में क्या हो गई, इकोटाइप हो गए, क्योंकि एक ही स्पीसीज के अलग अलग वेरिएंट है जो कि अलग अलग हैबिटेट में है और डेवलप हो गए। तो इस तरीके से एक स्पीसीज के अगर कोई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है प्लांट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है तो उसको पॉसिबल बनाता है कि वो उसे आप डिफरेंट जगह जो है लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इकोटाइप का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सेकेंड हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज का मतलब है कि भाई एक इकोटाइप जब डेवलप हुआ डिफरेंट हैबिटेट के लिए तो उस स्पीसीज का एक्सटेंशन भी तो हुआ, कि अगर एक स्पीसीज जैसे कि हम कहते हैं कि कोई स्पीसीज लोकल है, ठीक है, लोकल का मतलब है कि वो उसी जगह ही मिलेगी और जगह मिलेगी नहीं, तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि वो उसी जगह ही मिल रही है और जगह है ही नहीं, तो उसका इकोलॉजिकल जो एक्सपांसन है वो कम है। बट एक स्पीसीज जो है उसका इकोटाइप डेवलप हो गया तो वो एक जगह तो मिल ही रही है, दूसरी जगह भी मिल रही है। तो इकोटाइप की वजह से क्या होता है, एक स्पीसीज का इकोलॉजिकली एक्सपांसन होता है, ठीक है। तो यही हमने देखा कि एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट इकोलॉजिकल एरियाज, ठीक है। सेकेंड है इट लीड्स टू इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन को भी प्रमोट करता है, क्योंकि हमने देखा कि जो इकोटाइप डेवलप होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इन्वायरमेंट के इफेक्ट में, और उसमें मेन फोर्स क्या वर्क करता है, ये नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो इवोल्यूशन भी तो होगा, क्योंकि जेनेटिक वेरिएंट क्रिएट होंगे तो वो ज़्यादा मतलब सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट होंगे, फिर उनके और किसी जगह अलग जगह हैबिटेट में ग्रो करते हैं और वहाँ इकोटाइप डेवलप होता है तो वो और ज़्यादा फेवरेबल होगा और ज़्यादा जो है ज़्यादा उसमें पावर होगी। तो एक तरीके से इवोल्यूशन ही हो रहा है। तो इकोटाइप जो होते हैं वो इवोल्यूशन को भी लीड करते हैं, ठीक है। एंड जो फाइनल जो पॉइंट है हमारे पास में, इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। मतलब ये भी हो गया कि एक स्पीसीज अगर एक ही जगह थी और अगर एनवायरमेंटल कोई ऐसा चेंज आ गया जैसे कि आग लग गई है या ह्यूमन इफेक्ट है कि वहाँ पर शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो प्लांट कई बार हम देखते हैं कि फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं। तो अगर एक स्पीसीज एक ही जगह थी, ठीक है, तो वो अगर किसी वजह से वो उसका जो हैबिटेट है नष्ट हो जाता है तो वो स्पीसीज भी उसके साथ नष्ट हो जाएगी। बट अगर उसका इकोटाइप है तो वो स्पीसीज बनी रहती है। तो इस तरीके से इकोटाइप जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन सर्वाइवल को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये थे इसके सिग्निफिकेंस। इसके बाद में हम देखेंगे